हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ टीचर्स क्लासेस सागर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 12 एटम का लेक्चर नंबर 6। हमने पिछली क्लास में जाना कि कैसे सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ने सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की बैंड बजा दी थी। हमने अपनी पिछली क्लास में जाना कि कैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। इसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में काफी डीप तरीके से डिस्कस किया है। यदि आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इस क्लास को खत्म होने के बाद और लाइव क्विज देने के बाद आप उस क्लास को जरूर देखें। और हमने अपनी पिछली क्लास में आगे जाना कि आखिर संघट्ट प्राचल या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पैक्ट मैनोमीटर क्या कहलाता है। हमने बी मतलब संघट्ट प्राचल और थीटा मतलब विक्षेपित कोण या फिर प्रकीर्णन कोण के बीच में संबंध भी जाने। और हमने कई सारे अपने लाइव क्विज में कई सारे क्वेश्चंस भी लिए थे जिनकी सही आंसर्स स्टूडेंट्स ने हमें लाइव क्विज के दौरान बताए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मैं हर बार की तरह इस बार भी आपसे कहना चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आपको अपने नोट्स अपने हाथों से ही बनाने हैं। अदरवाइज आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स तो लिंक में अवेलेबल करा दिए ही जाएंगे, लेकिन आपको मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप अपने नोट्स अपने हाथों से ही बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम वो पढ़ने जा रहे हैं जिसके लिए फिजिक्स जानी जाती है। जी हाँ, आप सही समझे। आज हम समझने जा रहे हैं एक डेरिवेशन, काफी आसान सा डेरिवेशन है, एक छोटा सा डेरिवेशन है। क्लास 12th एमपी बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण भी है। लेकिन ये डेरिवेशन करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी किसी पत्थर को डोरी या फिर रस्सी में बांधकर घुमाया जरूर होगा। यदि आपने किसी पत्थर को बांधकर डोरी या रस्सी में नहीं घुमाया हो तो जरूर आपने बॉल को डोरी या रस्सी में बांधकर जरूर घुमाया होगा। तो चलिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए एक कोई बॉल है जिसे मैंने किसी रस्सी से बांधा हुआ है और मैंने इसे जोर जोर से तेज तेज से घुमाना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर जो ये गति कर रही है, जो ये बॉल गति कर रही है, उसकी गति वृत्तीय गति है। अब हम यहाँ देखें कि हर एक बिंदु पर अंदर की ओर एक बल लग रहा है। ये वही बल है जो इस वस्तु को या फिर इस गेंद को वृत्तीय गति करा रहा है। मान लीजिए यदि ये फोर्स जो आप एरो से इस वक्त देख पा रहे हैं, यदि फोर्स काम नहीं कर रहा होता तो क्या होता। तो ये गेंद मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ से सीधे ही वो स्पर्श रेखा की दिशा में आगे बढ़ जाती है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। इसे हमने क्लास 11th में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारे लेक्चर से स्टार्ट हुए थे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि यदि कोई भी नए कंसेप्ट आते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं तो मैं उन्हें एक बार फिर से आपके लिए बताऊंगा। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, वो है कि जब कहीं भी अभिकेंद्रीय बल अप्लाई होता है या फिर लागू होता है तो वहां उसे कारण की आवश्यकता जरूर होती है। चूंकि हमने गेंद को काफी तेज गति से घुमाया तो हमें गेंद को घुमाने के लिए बल की आवश्यकता हुई और हमने अपने हाथों से उसे बल दिया तो गेंद वृत्तीय गति करने लगी और उसकी हर एक बिंदु पर अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर कार्य करने लगा। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल के लिए उत्तरदायी कारक है, यहाँ पर वो बल है जिसे हमने अपने हाथों से लगाया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी अभिकेंद्रीय बल लागू होता है वहां कोई दूसरा बल भी कार्य कर रहा होगा। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी नॉलेजेबल बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उसे भी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो क्लास 12 से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। तो आपको सिर्फ उसे ध्यान से सुनना है। तो सर आइजैक न्यूटन ने हमारे लिए उनके तीसरे नियम में बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो हमारा विकेंद्रीय बल होता है ठीक उसका भी एक विरोधी बल होता है जिसका नाम होता है अपकेंद्रीय बल। आपने इसी क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। यदि आपको याद नहीं है तो टेंशन लेने की या फिर स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो आपके लिए केवल एक नॉलेज के पॉइंट से ही बता रहा हूँ कि हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर भी सर आइजैक न्यूटन का नियम लागू होता है कि अभिकेंद्रीय बल का भी एक विरोधी बल होता है जिसका नाम होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, मतलब अंदर की ओर लगता है, जबकि जो अपकेंद्रीय बल होता है उसकी दिशा बाहर की ओर होती है। तो अब हम अपनी क्लास के मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है डेरिवेशन। स्पेशली एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है, परमाणु के रदरफोर्ड नाम के मॉडल में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को समझाइए तथा इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन कक्षाएं कहलाती क्या है। तो ये परमाणु मॉडल एक विद्युत उदासीन गोले के रूप में चित्रित किया गया है जिसके केंद्र पर बहुत छोटा भारी और धनावेशित नाभिक है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
चूंकि हम जो आपके लिए विजुअलाइजेशन दिखा रहे हैं वो केवल एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही है। हम जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल एक ही होती है। तो जो आप स्क्रीन पर इस वक्त विजुअलाइजेशन देख पा रहे हैं वो केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही है, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो भी मैं आपके लिए विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूं वो केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही है। इन्हीं कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन कक्षाएं कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन कक्षाएं क्या कहलाती हैं। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस वक्त अभी तक कैपेबल हो चुके हैं कि आपको कैसे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को डिफाइन करना है। तो आप अपनी भाषा में भी लिखें। तो ध्यान रखिए जो आपका आंसर होगा वो 100% ऑथेंटिक होना चाहिए, 100% करेक्ट होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन कक्षाएं कहलाती क्या हैं। हम साधारण शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिसमें किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर गति कर रहे होते हैं, जैसा कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल हमें बताया था। और हम अपने आगे आने वाले क्लासों में आगे आने वाले वैज्ञानिकों की मॉडल पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्तमान समय में परमाणु का मॉडल क्या चलता है। जितनी भी बड़ी घटनाएं देख रहे हैं वो केवल अभी हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही आधार बनाकर कर रहे हैं। ध्यान रखिए वर्तमान समय में परमाणु का जो मॉडल है वो काफी मॉडिफाई हो चुका है, लेकिन जो अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही आधार बनाकर कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने हमें बता दिया कि किसी परमाणु का नाभिक अत्यंत भारी है, धनावेशित है और उस परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक बिंदु पर संकुचित है जो नाभिक है, और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही केवल हमें सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था और अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं केवल इसी कंसेप्ट को आधार बनाकर ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम आज का अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। माना किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर कोई एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्रानुसार चक्कर लगा रहा है। ध्यान दीजिए एक इलेक्ट्रॉन केवल हाइड्रोजन के परमाणु में ही होता है। तो जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो स्पेशली डेडिकेटेड है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। चूंकि हम एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए डेरिवेशन को सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद हम किसी भी परमाणु के लिए उस डेरिवेशन को अप्लाई कर सकते हैं। केवल हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बदलना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही आवर्त सारणी में ऐसा पहला तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है व उस पर उपस्थित आवेश का परिमाण e है। तो मान लीजिए आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो किसी एक परमाणु का नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसको अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाएं। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि जो नाभिक है वो धनावेशित है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कोई भी दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसे आपने फर्स्ट यूनिट में काफी डीप तरीके से समझा होगा और अभिषेक सर ने इसके बारे में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाए होंगे कि कैसे दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर हम अपने डेरिवेशन पर वापस लौट। चूंकि नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इस कारण से दोनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल Fe, यहाँ पर E का मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe बराबर 1/4πε0। यदि आप चाहें तो इसका मान भी रख सकते हैं जो होता है 9 × 10⁹ E इंटू ई। तो कई सारे स्टूडेंट्स हमसे बोलेंगे कि सर जो हम पिछले न्यूमेरिकल्स पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ हमने एक जगह ई लिया था और एक जगह लिया था 2e। तो जी हाँ, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वहाँ पर हमने किसी सोने या फिर चांदी के परमाणु के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की थी और हम जानते हैं कि अल्फा कण पर जो आवेश का परिमाण होता है वो 2e होता है और जहाँ e का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चूंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है और कक्षाओं में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। इस कारण से जो हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है वो केवल एक है और जो हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो भी केवल एक ही है। तो इस कारण से यहाँ पर हमने E इंटू ई लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने केवल यहाँ पर आवेशों के परिमाण लिखे हैं। केवल हम यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण बता रहे हैं, दिशा नहीं बता रहे हैं।
ऐसे आप ऐसा भी बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा वो होगा Fe बराबर 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। जैसे हम आगे लिखेंगे Fe बराबर 1/4πε0 ई इंटू ई यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर और आर स्क्वायर पहले से ही है। तो यहाँ पर जो हमारा बल का परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा Fe इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलिए इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। चलिए तो अब हम अपने डेरिवेशन के अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है और हमने क्लास की स्टार्टिंग में जाना था कि जब भी कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो उस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर एक अदृश्य बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। यदि ये बल कार्य ना करे तो वह वस्तु जो भी वृत्तीय गति कर रही है वो अपनी स्पर्श रेखा की दिशा में आगे बढ़ जाएगी। तो फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है और इसकी प्रत्येक बिंदु पर एक अंदर की ओर केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा है जिसे हमने क्लास की स्टार्टिंग में जाना था कि उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है इस कारण से प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा। प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए Fc मतलब फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। Fc बराबर, अब आपको यहाँ ध्यान देने योग्य वाली बात है, जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो होता है mv²/r, जहाँ m उस कण का द्रव्यमान होगा जो वृत्तीय गति कर रहा है। यहाँ पर भी वो वेग होगा जिस वेग से वह कण m द्रव्यमान का कण वृत्तीय गति कर रहा है और यहाँ पर r वह त्रिज्या है, वह वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है जिस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या पर वह m द्रव्यमान का कण भी वेग से गति कर रहा है। यदि आपको अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसी वक्त इसे याद कर सकते हैं। अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। यदि आपको ये याद नहीं है तो आप इसे याद कर सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। तो चलिए इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने दो इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही इलेक्ट्रॉनों को अपने कक्ष में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। चलिए तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपके लिए बताया था कि फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसे अप्लाई होने के लिए कोई ना कोई कारण की आवश्यकता जरूर होती है। जब हम किसी गेंद या फिर पत्थर को डोरी या फिर रस्सी में बांधकर घुमाते हैं तो वो वृत्तीय गति करने लगता है और उसके वृत्ताकार मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एक ऐसा बल कार्य करने लगता है जो केंद्र की ओर कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य वाली बात ये भी है कि अभिकेंद्रीय बल आया कहाँ से। तो जब हमने गेंद को डोरी या रस्सी में बांधकर जोर जोर से घुमाना चालू किया तो जोर जोर से उस गेंद या पत्थर को घुमाने के लिए हमें बल की आवश्यकता हुई, तो हमने बल लगाया तो ठीक यही बल उस अभिकेंद्रीय बल के लिए प्रदान हो गया और जो हमने अपने हाथों से बल लगाया था वही अभिकेंद्रीय बल ने उसे यूज किया और वो केंद्र की ओर कार्य करने लगा। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लगता है जिसे हमने इक्वेशन 1 में बताया है, तो ये आकर्षण बल ही इलेक्ट्रॉनों को अपने कक्ष में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल Fc प्रदान करता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कभी भी अभिकेंद्रीय बल अप्लाई होता है तो उसको अप्लाई होने के लिए एक दूसरे फोर्स की आवश्यकता होती है, एक दूसरे रीजन वाले फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो आपके लिए फोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपके लिए अभिकेंद्रीय बल उपलब्ध कराया जा रहा है वो अभिकेंद्रीय बल आकर्षण बल से ही उपलब्ध होगा जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लग रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के बीच लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है ठीक वही बल इस इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल Fc प्रदान कर रहा है। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वही आकर्षण बल उस इलेक्ट्रॉन को अपने वृत्ताकार मार्ग में अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है ताकि वो अपनी वृत्तीय गति संपन्न कर सके। अर्थात Fc मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो नाभिक और प्रोटॉन के बीच लग रहा है। माफ कीजिएगा मैं यहाँ प्रोटॉन कह रहा हूँ लेकिन मैं कहूँगा कि जो फोर्स Fe नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है
चूंकि नाभिक में एक ही प्रोटॉन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लग रहा है वो ठीक ही बराबर होगा Fc, मतलब फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल की, जो उस कण को वृत्तीय गति कराने के लिए बाध्य करा रहा है। तो यहाँ पर Fe बराबर हो जाएंगे Fc समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से हम यहाँ इनकी वैल्यू रख देंगे। तो Fe की वैल्यू है 1/4πε0 E²/r², और यहाँ पर Fc की वैल्यू है mv²/r। यदि आपको अभी तक भी याद नहीं हुआ है कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद कर लेना चाहिए कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है Fc बराबर mv²/r। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैं आउट कर रहा हूँ आज के लाइव क्विज का, वो होगा कि आखिर अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद कर लेना है, आपको सही आंसर टिक करना है। तो यहाँ पर एक 8 से एक 8 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1/4πε0 E²/r, और राइट साइड में बचेगा mv²। चलिए, तो अब एक हम छोटा सा पक्षांतर कर लेते हैं। वैसे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप बच्चों वाली हरकतें नहीं करेंगे, सिर्फ क्या RHS में लिखना था और क्या LHS में लिखना था। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/4πε0, और यहाँ पर जो mv² है उसे हमने भेज दिया E² के नीचे, तो हो जाएगा E²/mv², और इस R² को हमने यहाँ भेज दिया तो हो जाएगा R। तो यहाँ मान हो जाएगा R का, R बराबर 1/4πε0 E²/mv², और जो आपको लिखना नहीं भूलना है वो है मीटर। यदि आप फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन करते हैं और उसका एट द एंड फाइनल रिजल्ट भी लिखते हैं तो आपको उसका मात्रक लिखना नहीं भूलना है। यदि उस राशि का कोई मात्रक होता है तो आपको उसे जरूर लिखना चाहिए। हमें संबंध स्थापित करना था R मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में, और V मतलब इलेक्ट्रॉन जिस वेग से वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, हमें इन दोनों में संबंध स्थापित करना था। हमारी उसी डेरिवेशन का अगला भाग है कि सिद्ध कीजिए इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही परिबद्ध रहते हैं। देखिए, मैंने उस डेरिवेशन को दो पार्ट में तोड़ दिया है। पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने जाना कि कैसे R और V में संबंध होता है। हमने R का मान भी निकाला, R का मान निकाला, R बराबर 1/4πε0 E²/mv²। और उसका जो अगला पार्ट है उसी डेरिवेशन में उन्होंने आगे पूछा था कि कैसे सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही परिबद्ध रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो नाभिक से ही परिबद्ध रहते हैं, नाभिक को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते हैं। तो यदि हम सामान्य रूप से बात करें तो हम सैद्धांतिक रूप से बता भी सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है और उसके वृत्ताकार मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एक बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल, इस कारण से वो अपने नाभिक से परिबद्ध है। लेकिन हमें मैथमेटिकल रूप से भी प्रूव करना होगा कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक की कक्षाओं से ही बने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक की कक्षाओं को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं वो पहली डेरिवेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन मैंने आपके लिए अच्छे से समझने के लिए इसे दो पार्ट्स में तोड़ा है। लेकिन नोट्स में आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगा कि आपको कैसे, यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हालांकि बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे आंसर कॉपी में इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो आप इसके लिए आप हमारे नोट्स देख सकते हैं। हमारे डेरिवेशन के अगले पार्ट को समझने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है एंथैल्पी। तो चलिए, एंथैल्पी को हम अपने घर से ही समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने किसी बर्तन में पानी भरकर उसे गैस चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया, तो क्या हो रहा है, आप गैस चूल्हे से उस बर्तन के लिए एनर्जी दे रहे हैं, उस बर्तन के लिए आप ऊर्जा दे रहे हैं। और मान लीजिए आपने चाय बनाई और किसी कारणवश चाय को पीना भूल गए और चाय को खुली मेज पर रख दिया, तो आप क्या देखते हैं कि उस चाय के कप से या फिर कॉफ़ी के कप से भाप निकल रही होती है। भाप भी एक ऊर्जा का ही रूप होती है। हालांकि हमें ठंडों के मौसम में अधिकतर ऐसा दिखाई देता है कि किसी चाय या फिर कॉफ़ी के कप से भाप निकलती हुई दिखाई देती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, चाय या कॉफ़ी के कप से भाप निकल रही है, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। हमने पहले केस में देखा कि किसी गैस चूल्हे पर जब हमने किसी बर्तन में पानी भरकर रखा तो उस बर्तन को हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो मतलब वो बर्तन ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। और जब हम दूसरी केस में आते हैं तो दूसरे केस में हमने देखा किसी चाय या फिर कॉफ़ी के कप से
जो भाप निकल रही है वो भी एक ऊर्जा का ही रूप है। तो दूसरे प्रकार के केस में एनर्जी मतलब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो आखिर हम एंथैल्पी से क्या समझते हैं? तो एंथैल्पी किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी निकाय की संपूर्ण ऊर्जाओं का योग है, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो या फिर यांत्रिक ऊर्जा हो। जी हाँ, एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की संपूर्ण ऊर्जाओं का योग होती है। यहाँ पर आपका सिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप पहले केस को ले लीजिए तो बर्तन और जो आप उसे एनर्जी दे रहे हैं सब सिस्टम हो जाएंगे, या फिर आप दूसरी केस को भी ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर एंथैल्पी कहलाती क्या है। पहली केस में हम किसी निकाय को ऊर्जा दे रहे हैं और दूसरे केस में हमें किसी निकाय से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, मतलब ये निकाय ऊर्जा ग्रहण कर रहा है और ये निकाय ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। तो चलिए एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक निकाय है। एंथैल्पी अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि एंथैल्पी क्या कहलाती है। एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की, किसी भी निकाय की संपूर्ण ऊर्जाओं का योग होता है, चाहे वो ऊर्जाएं किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो या फिर किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उन सभी ऊर्जाओं का योग ही उस सिस्टम की एंथैल्पी कहलाती है। मान लीजिए कैसे भी करके हमने इस सिस्टम को, इस निकाय को ऊर्जा दी, तो इस निकाय की जो एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी, इस निकाय की एंथैल्पी धनात्मक होगी, क्योंकि इस निकाय को हम ऊर्जा दे रहे हैं और जब ऊर्जा इसको देंगे तो इसकी एंथैल्पी में वृद्धि होगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अब हम अपने दूसरे केस की स्टडी करते हैं। मान लीजिए कोई एक दूसरा निकाय है और इस निकाय से स्वतः ही ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि इस निकाय की ऊर्जा में कमी आ रही है, क्योंकि इस निकाय से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो हम कहेंगे कि इस निकाय की जो एंथैल्पी है वो ऋणात्मक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप एनर्जी के इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि यदि किसी निकाय को हम ऊर्जा दे रहे हैं तो उस निकाय की एंथैल्पी होगी। हालांकि हम एंथैल्पी को कैपिटल ई से दर्शाते हैं, तो इस निकाय की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। और यदि किसी निकाय से किसी कारणवश ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो हम कहेंगे कि इस निकाय की एंथैल्पी ऋणात्मक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं वो सब एनर्जी ही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब ऊर्जा का ही एक रूप है। बस यदि जरूरत होती है तो इस ऊर्जा को सामने लाने के लिए, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसके पास स्थिर ऊर्जा है, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। तो इस बात से हम क्या समझे कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास ऊर्जा होती है, बस उसे आवश्यकता होती है तो सामने लाने की। तो फ्रेंड्स, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है अब यदि नाभिक के चारों ओर, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अब यदि नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा मतलब एंथैल्पी ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है। तो हम क्या समझे कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मतलब एंथैल्पी को ज्ञात कर लें और यदि वो कुल ऊर्जा ऋणात्मक निकले, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है, और जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था वो भी प्रूव हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर, आपने थोड़ी देर पहले बताया है कि यदि कोई निकाय या फिर सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो उसकी एंथैल्पी ऋणात्मक होगी, इतना तो हमें मालूम चल गया। लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कैसे होता है, तो मैं आपके लिए बता दूं कि सन 1865 में सर मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। शायद कल की ही क्लास में हमने इसे डिस्कस किया था। तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है, हमने त्वरित गति को भी समझा था कि यदि कोई कण ऐसी गति कर रहा है जिसकी दिशा लगातार बदल रही हो तो हम कहेंगे कि वह कण त्वरित गति कर रहा है। तो चलिए हम वापस लौटते हैं, और सर मैक्सवेल ने कहा था कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो ठीक वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और यदि इसकी एंथैल्पी ऋणात्मक निकले तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास होती है यहीं खत्म। इस डेरिवेशन को प्रॉपर तरीके से हम कल समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे कल के क्विज के विनर्स के नाम बताने की। तो मैं आपके लिए बता दूं कि जो हमारा कल क्विज हुआ था उसमें केवल 10 स्टूडेंट ही शामिल हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप हमारी क्लास को ध्यान से सुनते हैं तो आपको क्विज जरूर देना चाहिए, भले आपके नंबर आए या फिर नहीं आए। ये आपका एक खुद का टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है या फिर नहीं की। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ, बाद में विनर्स के नाम घोषित करूंगा। मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे ही हमारा क्विज स्टार्ट होता है तो आपके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि
यदि आप सीधे ही हमारे साथ क्विज से जुड़ जाते हैं तो बाकी सारे स्टूडेंट्स को जुड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जैसे ही हमारा क्विज स्टार्ट होता है तो आपको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक रुकना है ताकि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं। और हाँ, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर भी रखना है ताकि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। नहीं तो कई स्टूडेंट्स कल ऐसे हुए थे कि हमारे साथ पहले क्विज में 15 स्टूडेंट जुड़ गए, लेकिन बाद में केवल हमारे साथ 10 ही स्टूडेंट बचे हुए थे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ आ जाएंगे तो आपको क्विज में बना रहना है। क्विज जरूर होगा और विनर का नाम भी डिसाइड किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को फिनिश हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं जब उस क्विज को एक्टिव करूंगा तभी वो आपके सामने दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स जैसे ये वीडियो खत्म होती है उसके बाद ही आपको लिंक पर जाना है, आपको अभी से लिंक पे जाना नहीं है, क्योंकि आपको अभी से इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। जैसे ही वीडियो खत्म होगी वैसे ही आपको लिंक पर क्लिक करना है और कोड भरना है। उसके बाद आपका क्विज स्टार्ट होगा और क्विज में आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। कल हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि सर क्विज काफ़ी स्लो प्रोसेस में था, तो मैं उनके लिए बता दूं कि फ्रेंड्स वो क्विज स्लो प्रोसेस में नहीं था, वो ऐसा ही होता है। आपकी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है और खास बात यह है कि इसमें सारे स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दी है। जैसे ही वीडियो फिनिश हो उसके बाद ही आपका क्विज स्टार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब नाम आउट कर देता हूँ कि किन स्टूडेंट्स ने हमारे कल के क्विज में बाजी मारी है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कल के जो टोटल पॉइंट्स थे पहले क्विज के वो टोटल थे 5000 में से। तो जिन स्टूडेंट ने सारे अंक हासिल किए हैं वो 5000 में से ही किए हैं। तो 10 अंक हासिल किया है प्रगति ने, जिन्होंने 1621 अंक हासिल किए हैं 1771 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया है साक्षी ने, 1773 अंकों के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया है भावना चौधरी ने, 1845 अंकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है रिंकी ठाकुर ने, 2705 अंकों के साथ 6वां स्थान प्राप्त किया है निकिता नामदेव ने, 3247 अंकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है 4750 ने। मैं आपके लिए बता दूं कि जब आपका क्विज स्टार्ट होता है तो आपका अपना सही नाम ही भरना है ताकि अगली क्लास से हम आपका सही नाम ही यहाँ से डिक्लेयर कर सकें। 3204 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है सिम्बा ने। देखिए सिम्बा, आपको अपना सही नाम भरना है ताकि अगली क्लास से यहाँ से आपका सही नाम डिक्लेयर किया जा सके। तीसरा स्थान प्राप्त किया है 3405 अंकों के साथ नितिशा नगाइश ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया है 3507 अंकों के साथ आदित्य शुक्ला ने, और पहला स्थान प्राप्त किया है 3568 अंकों के साथ देवांशी तिवारी ने। तो वेल डन ऑल स्टूडेंट्स। कल दूसरा क्विज भी हुआ था जिसके टोटल 5000 पॉइंट्स थी। चौथा स्थान 1823 अंकों के साथ प्राप्त किया है अंजलि मिश्रा ने। तीसरा स्थान प्राप्त किया है 1908 अंकों के साथ खुशबू जैन ने। 3138 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है नीति ने, और 3667 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है दीपांशी तिवारी ने। तो वेल डन ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी के आंसर्स सही थे। आज के क्विज में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके सीधा कोड भर के आप हमारे साथ लाइव क्विज से जुड़ आइए। और ध्यान रखिए, बी पेशेंस, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।